गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हमारे इस न्यू लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक लिया था वो लिया था सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। उसके अंतर्गत हमने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। वो हमने प्राप्त की थी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को आप किस प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हो, उसके हमने एक्सप्रेशन फाइंड किए थे और वो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूँ हमने कल क्या क्या नोट किया था। हमने एक तो ये देखा था v जो होता है आपका क्या होता है r डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, और जो आपका a होता है वो क्या होता है r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा कैप। ये आपको एनी टाइम याद रहने चाहिए। किस प्रकार से इनको हमने फाइंड किया वो डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने उस लेक्चर में आपको बता दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स को समझने के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स को अगर ढंग से आप अप्लाई नहीं करोगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप नहीं कर पाओगे। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम मैथ्स को भी बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। भले ही हमें टाइम लग जाओ, लेक्चर बढ़ा जाओ, लेकिन वो जरूरी है ताकि जो भी काम करें वो सॉलिड हो, ताकि जिस क्वेश्चन को आप डील करना चाह रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, कम से कम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से और आराम से सॉल्व कर सको। और मैंने पहले ही बता दिया कि इस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, जो DU के, बार्क के या आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए IIT JAM के, इन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप लिमिटेड कीजिए, लेकिन वो सही होने चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस को एज इट इज कवर करना वो भी अपना आप एक टिपिकल टास्क होता है। तो जो चुनिंदा टॉपिक हम लोग करते हैं उनको इतना अच्छा सा प्रिपेयर करके जाए ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सही होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हो। तो बस आगे बढ़ते हैं। आज हम हमारे सेंट्रल फोर्स वाले टॉपिक पर आते हैं। एक डेफिनेशन को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, उसको मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है, इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन सच ए वे दैट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड सेंटर एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब ये बड़ी भारी भरकम सी डेफिनेशन आपको लग रही है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईजी तरीके से आपको इसको पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। आप सब लोगों ने कूलम का नियम तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। कूलम्स लॉ आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कूलम्स का लॉ पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ये पढ़ा था कि F Q1 Q2 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसी तरह से पढ़ा था। हालांकि बिल्कुल सही है, कूलम्स लॉ यही होता है। लेकिन अगर कूलम्स लॉ की रियल डेफिनेशन को अगर आपको पढ़ना है, कूलम्स ने इस प्रकार से नहीं डिफाइन किया था। कूलम्स लॉ की रियल डेफिनेशन क्या थी उसको मैं आज थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। वो बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि सेंट्रल फोर्स को आप आसानी से समझ पाओ। और दूसरा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा टॉपिक चलेगा तो वहाँ पर तो ये पूरा डिटेल में आएगा। एक्चुअल में जो फोर्स होता है वो इस प्रकार से नहीं होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास मान लो कोई दो बिंदु चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, तो Q1 Q2 पर लगातार Q2 Q1 पर लगातार उसका मान इस तरह से लिखते हो। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है ये। लेकिन जो रियल इसके अंदर जो फिजिक्स है जिसको आप समझना चाह रहे हो वो कैसी है, उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या, आपके पास दो शब्द आएंगे, इसको आप ध्यान से समझिए एक बार। एक शब्द आएगा आपके पास सोर्स चार्ज, क्या आएगा, सोर्स चार्ज। और एक शब्द आएगा आपके पास टेस्ट चार्ज, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। सोर्स और टेस्ट, सोर्स का मतलब तो क्या है, जो कुछ उत्पन्न कर रहा है, और टेस्ट का मतलब क्या है, जिस पर आप कुछ परीक्षण करना चाह रहे हो। तो अब जो सोर्स चार्ज होता है वो क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ उत्पन्न करता है। और उत्पन्न क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जिस विद्युत क्षेत्र को आप E लिखते हो वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों तरफ उत्पन्न किया हुआ एक क्षेत्र है। ये जो सोर्स चार्ज होगा, जिसको मान लो मैंने क्या कह दिया, कैपिटल Q कह दिया। कैपिटल Q क्या मेरा सोर्स चार्ज है, क्या है, सोर्स चार्ज। तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ अनंत विस्तार तक आप कह सकते हो, ठीक है ना, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है E। अब होगा क्या कि जैसे ही कोई दूसरा चार्ज, जिसे हम क्या नाम देंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, वो अगर इस Q द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में कहीं पर भी आएगा तो क्या होगा, कुछ न कुछ होगा। उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है। आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, हम काफ़ी फिल्मों में देखते हैं कि जैसे फिल्मों में गुंडे ज़्यादा लोग होते हैं, उनका अपना एक एरिया होता है कि अगर उस एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तब क्या होता है, निश्चित रूप से क्या होता है, एक टकराहट सी उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से एक इंटरेक्शन होगा कि कोई सोर्स चार्ज है, उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे,
उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो निश्चित रूप से एक टकराहट होगी, एक इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, फोर्स नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, फोर्स नाम देते हैं या फील्ड नाम देते हैं। तो अब आप मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। जैसे ये Q है, इसका जो भी क्षेत्र है, मान लो इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ये Q है, इस Q से मान लो r दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश Q आ गया, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एक इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, कूलम फोर्स। और उस कूलम फोर्स का जो मान होगा वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये है रियल कूलम फोर्स। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो फिजिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है वो इस प्रकार की है। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड सेंटर है, ठीक है ना। ये सोर्स चार्ज हो गया और ये एक बिंदु हो गया जहां पर परीक्षण आवेश है। तो अब आप देखिए, अब इस डेफिनेशन को आप आराम से समझ जाओगे वापिस। अब मान लो ये दोनों समान प्रकृति के हो, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और दोनों विपरीत प्रकृति को तब क्या होगा, आकर्षण होगा। या तो इसकी दिशा एक बार इधर होगी या इधर होगी। यानी ये जो फिक्स सेंटर है जहां पर आपका परीक्षण आवेश स्थित होगा, तो उस पर जो बल होगा वो या तो इस बिंदु से दूर की ओर होगा या इस बिंदु के की ओर होगा, टुवर्ड्स और अवे। तो अब देखिए, ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, यानी यहाँ पर कोई पार्टिकल है। अब हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ये तो हमने क्या लिया, चार्ज की बात की। सेंट्रल फोर्स क्या है कि इन जनरल है, कूलम फोर्स भी क्या एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स है। तो अब इन जनरल हम क्या कहेंगे कि ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे। ये देखो, टुवर्ड्स और अवे, ये रहा, या तो इससे दूर होगा या इसकी ओर होगा। फ्रॉम ए फिक्स सेंटर, जो फिक्स सेंटर है, एंड इट्स डिस्टेंस एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब आप देखिए, केवल r पर तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक दफे आपने सोर्स चार्ज ले लिया वो फिक्स रहेगा, जो परीक्षण चार्ज ले लिया वो भी फिक्स रहने वाला है। चेंज क्या हो सकता है, परीक्षण चार्ज कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो चेंज क्या हो रही है, केवल सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, और ये डिपेंड किस पर कर रहा है, केवल r² पर। हालांकि Q और Q पर भी कर रहा है, लेकिन वो बदल नहीं रहे। एक पर्टिकुलर इंस्टांस की अगर बात करें, अगर हमने सोर्स को फिक्स कर दिया, टेस्ट चार्ज भी हमने फिक्स ले लिया, तो बदल क्या सकते हैं हम, केवल टेस्ट चार्ज की स्थिति बदल सकते हैं। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, r पर कर रहा है। तो अब मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी कि कोई भी जैसे वो एक तो उसकी दिशा पता चल गई, या तो टुवर्ड्स और अवे, और मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उन दोनों के बीच की दूरी पर, ठीक है ना। अब वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा, वो अलग बात है, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा, केवल r पर डिपेंड करेगा। तो ये मैंने कूलम एग्जांपल का, कूलम्स लॉ का एग्जांपल लेकर के आपको बताया किस प्रकार से सेंट्रल फोर्स को समझाते हो। उसी प्रकार से आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, ठीक है ना, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या होता है, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², ठीक है। तो ये भी देखिए r पर डिपेंड कर रहा है, ये भी एक क्या है, एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स है। तो ये मैंने दोनों एग्जांपल से बता दिया। अब सेंट्रल फोर्स को इन जनरल आप लिखोगे कैसे, वो आप देखिए। डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं इसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लो कोई फोर्स F होगा, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसको मैं क्या कहूंगा, FR, और इसकी दिशा क्या होगी, r²। अब r² प्लस होगी तो क्या हो जाएगा, दूर की तरफ, और माइनस होगी तो टुवर्ड्स हो जाएगा। और ये FR क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल r पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो आपका मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। और इससे क्या क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स इज डिपेंड्स ओनली अपॉन द r एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स सेंटर दैट इज r²। अब क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लो ये नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंट्रल फोर्स आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक चीज आप और नोट कीजिए, अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को नोट करते चलेंगे। जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स का हो या फील्ड का हो, एक ही बात है, सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड, एक ही बात है, ठीक है ना। संरक्षित क्षेत्र होता है या संरक्षित बल होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड। कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चूज द राइट स्टेटमेंट। आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, मान लो उनमें से सेंट्रल फोर्स का एक पूछ लिया क्वेश्चन, चूज द राइट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल फोर्स, और 3-4 स्टेटमेंट देंगे, उसमें से एक स्टेटमेंट मान लो ये हो गया कि सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये पता होना चाहिए, हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब जब कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड की बात आती है तो इसको भी हम समझते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड होता क्या है, ठीक है ना।
ये भी आपको पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। अब इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से काम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको हम नोट करते चलेंगे और जब हम बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे जो नोट्स होंगे आपके एज इट इज काम आने वाले हैं। तो देखो अब हम थोड़ा कंजर्वेटिव फील्ड को समझते हैं वो क्या है। आप लोगों ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये शब्द पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट ईयर में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर आता है मैथमेटिकल फिजिक्स करके, जिसमें आप ये डाइवर्जेंस, कर्ल और क्या कहते हो आप, डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है, कर्ल है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो वहाँ पर आपके लाइन इंटीग्रल भी आता है, सरफेस इंटीग्रल भी आता है, वॉल्यूम इंटीग्रल भी आता है, उसके अलावा स्टोक्स की कर्ल थ्योरम भी आती है, गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम भी आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम बाद में इसको पूरा एक सेपरेट लेक्चर उस पर बनाएंगे। तो उसी तरह की चीज़ अभी काम आने वाली है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई कंजर्वेटिव फील्ड या संरक्षित क्षेत्र होता क्या है, किस प्रकार से आप किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहोगे या संरक्षित क्षेत्र को किस प्रकार मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली एक्सप्लेन आप करोगे। तो जैसे मान लो आपने एक लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मान लो कोई फील्ड आपके पास एफ है, तो किसी भी कर्व के अनुदिश, कोई मान लो कर्व सी है, जैसे मान लो कोई लाइन है, इस लाइन के अनुदिश किसी भी फील्ड के लाइन इंटीग्रल को आप किस तरह से लिखते हो, एफ डॉट डी एल लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इसी प्रकार से लिखते हो। डी एल क्या है, छोटे छोटे अल्पांश है, ठीक है ना। और अगर मान लो मैंने कोई दो बिंदु कह दिए ए और बी, ठीक है ना, और इसको मान लो क्लोज कर दिया ए से बी तक की बात, तो जो क्लोज इंटरवल या क्लोज लाइन इंटीग्रल जो होता है उसका जो मान होता है वो किसी संरक्षित क्षेत्र के लिए क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं भी लाइन लिखूंगा पूरी, ठीक है ना। चलो मैं लाइन लिख ही देता हूं। A field whose line इंटीग्रल, उसको आप कैसे लिखोगे, सी एफ डॉट डी एल इज डिपेंड्स ओनली अपॉन, या ए फील्ड हुज लाइन इंटीग्रल, यहाँ लिख जाओ, यहाँ लिख दीजिए, ओवर ए कर्व सी, क्योंकि आपने ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इंटीग्रल किस पर कर रहे हो, किसी सी कर्व पर कर रहे हो, ओवर ए कर्व सी, ये तो ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एंड पॉइंट्स, ओनली अपॉन द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्यों कहा, क्योंकि हमारे इंटीग्रल कैसा होगा, क्लोज होगा। क्लोज होगा तो आपके पास एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंतिम बिंदु होगा, ठीक है ना। तो ए फील्ड हुज लाइन इंटीग्रल इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एंड पॉइंट्स, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, दैट इज द लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट। अभी ये सब मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पथ से अनाश्रित होता है। अब जैसे मान लो आप ए से चले बी तक आपको पहुंचना है, छोटे छोटे इंटरवल डीएल लेते हुए आप चल रहे हो। अब ए से बी तक पहुंचने कोई सा भी मार्ग अपनाओ आप, चाहे ए से बी तक सीधे जाओ, चाहे ऐसे घूम के जाओ, चाहे किसी प्रकार से जाओ, ठीक है ना। मार्ग आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस पूरी राशि का जो मान आएगा वो आप किसी भी पथ का अनुसरण करो, वो मान सेम रहेगा, वो मान नहीं बदलेगा। वो मान केवल किस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है। तो आप प्रारंभिक बिंदु से चले, एक बार आप मान लो ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंच गए, एक बार आप इस तरह से पहुंच गए, एक बार आप ऐसे पहुंच गए। कोई भी पथ, आप किसी भी पथ का चयन कीजिए, लेकिन अगर इस क्लोज इंटरवल सी एफ डॉट डी एल का मान पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, मान सेम रह रहा है, चाहे आप बिल्कुल सीधे जाइए या किसी भी पथ का अनुसरण कीजिए, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जो फील्ड एफ होगा आपका, ये जो फील्ड एफ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी एल आपका क्या होगा, संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इस संरक्षित क्षेत्र के लिए आप जो इस क्लोज इंटीग्रल सी एफ डॉट डी एल जो होता है, इसका मान होता है हमेशा कितना आपका, इसका मान होता है 0। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो एक डेफिनेशन आपके निकल करके आ गई, कंजर्वेटिव फील्ड अगर है तो उसके लिए क्लोज इंटीग्रल सी कोई कर्व है, एफ डॉट डी एल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पाथ इंडिपेंडेंट है, किसी भी पथ से चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है केवल उस पर डिपेंड करेगा। अब आप यहाँ एक चीज और नोट कीजिए, आप लोगों ने
एक थ्योरम पढ़ा होगा, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ये क्या करता है, ये कर्ल और डाइवर्जेंस में एक प्रकार का कर्ल और लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में ये क्या दर्शाता है, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, इनमें आपस में क्या रिलेशन दर्शाता है। यानी इस थ्योरम की सहायता से आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल सकते हो। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, इसका होता है एफ डॉट डी एल और सी इज इक्वल टू एस, और कर्ल है तो ये लीजिए डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। तो ये इसका क्या कहलाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब हो सकता है कि इस लेक्चर के दौरान आपको ये चीज़ें नहीं पता हो, तो अब ये सारी सेंट्रल फोर्स करते वक्त मैं इनको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इनके लिए भी सेपरेट लेक्चर सीरीज चलेगी, तो जब वहाँ वो चलेगी तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। और अगर नहीं है, अगर आपको पता करना हो तो आपके पास बुक है, उससे भी आप देख सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन अब ये पूरा इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो इसके साथ फिर संभव नहीं होगा। ऐसे तो फिर कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप समझते रहिए। तो आप एक चीज़ तो ये नोट कीजिए, दूसरा आप आगे क्या लिखोगे, स्टोक्स के कर्ल थ्योरम से हम क्या जानते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अब आप क्या है, इस एफ डॉट डी एल को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको, डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अब डी एस तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई एरिया होगा, एरिया तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा आपका, ये 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से निष्कर्ष निकल गया डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ये किस चीज को दर्शा रहा है कि एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमेशा उसका कर्ल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। याद रखिए, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। ये काफी बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको कोई फील्ड दे दिया जाएगा और ऐसा कह दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह जो फील्ड है वो संरक्षित क्षेत्र है या कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आप सीधा क्या करोगे, उसका कर्ल निकालोगे, ठीक है ना। कर्ल कैसे निकालते हो तो आपको पता ही है, इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर एफ का मान डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, डेल ग्रेडियंट ऑपरेटर लिखोगे, फिर एफ का मान लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे। ये तो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन किसके लिए है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है। और हम लोगों ने क्या कहा है कि जो आपका सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल फील्ड है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल क्रॉस एफ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद कीजिए, जैसे विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, वो भी केवल आर पर डिपेंड कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है, एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। और आप जानते भी हो, आप लोगों ने पढ़ा भी है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये कंडीशन नोट कीजिए, ये कंडीशन नोट कीजिए। अब एक चीज और नोट कीजिए आप, ठीक है ना। संरक्षित क्षेत्र में याद रखते रहे कि बस पाथ इंडिपेंडेंट है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उस पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए, संरक्षित क्षेत्र में हमने क्या निकाल लिया, कंडीशन डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप एक थ्योरम जानते हो, एक थ्योरम होती है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज 0। ये थ्योरम है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका मैथमेटिक्स इन फिजिक्स है, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, उसमें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, ग्रेडियंट का मतलब ये ग्रेडियंट, और ये फाई इज इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये आप जानते हो। तो अब देखिए, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये डेल क्रॉस, ये डेल क्रॉस, ये आपका 0, ये 0। तो कहने का मतलब है एफ जो होगा उसको आप ग्रेडियंट फाई के रूप में लिख सकते हो। और जनरली जो हम काम में लेते हैं वो या माइनस साइन काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये एक सिंबल लिया जाता है इस तरह से, क्योंकि माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप माइनस भी लिखोगे, चलो मैं ऐसा कर यहाँ माइनस लिखूँ और तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेंट्रल फील्ड जो होता है उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना, ग्रेडियंट फाई। अगर मैं मान लो, और फाई क्या होता है आपका, फाई कोई स्केलर फंक्शन है। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल जोड़ूं, पोटेंशियल भी विभव भी आपका क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी को या फाई को। और चूंकि ये केवल आर पर डिपेंड कर रहा है तो ग्रेडियंट को आप आर थीटा में लिखोगे तो थीटा का तो कोई पद आएगा नहीं। तो इस एफ को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, माइनस डेल वी अपॉन
डेल आर आर कैप, क्योंकि ग्रेडियंट होता क्या है, डेल बाई डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा थीटा कैप। लेकिन चूंकि जो v है वो केवल r पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब चीजें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक है ना, इस तरह से ग्रेडियंट कैसे लिखते हो, डाइवर्जेंस कैसे लिखते हो, कर्ल कैसे लिखते हो, ये सब आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बुक रेफर करके वहां से देखिए, वरना मेरे लेक्चर सीरीज में आगे आपको ये सब मिल जाएंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ बेसिक चीजें आपको आती है। तो एक निष्कर्ष क्या निकल गया कि सेंट्रल फील्ड के लिए आप फील्ड को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो खूब सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके एज इट इज काम आएंगे। तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर आर कैप, डेल क्रॉस एफ इजिकल टू 0, क्लोज इंटरवल सी एफ डॉट डी एल इजिकल टू 0। तो ये सारी की सारी चीजें किस संदर्भ में मैंने आपको बता दी थी, संरक्षित क्षेत्र। हमने एक लाइन लिखी थी, जो हमारा सेंट्रल फील्ड या फोर्स होता है वो कैसा होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको पता है बल आघूर्ण की परिभाषा आप जानते हो, टॉर्क जो होता है, टॉर्क, तो उसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, टॉर्क को, जो आपका टो होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो, आर क्रॉस एफ लिख सकते हो, हम जानते हैं इस चीज को। और सेंट्रल फोर्स, फॉर सेंट्रल फोर्स या फील्ड, आपका जो एफ होता है वो क्या होता है, एफ आर आर कैप होता है। तो इससे क्या चीज सिद्ध हो जाएगी, इससे देखो, टो को अगर मैं लिखता हूं वेक्टर आर, इस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर आर कैप क्रॉस एफ आर आर कैप। अब देखिए आर क्रॉस आर, तो आर कैप क्रॉस आर कैप क्या होता है, 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, स्वयं की दिशा में हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इस पूरी राशि का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए चीज को आप, ठीक है ना। तो ये राशि 0 आ गई। तो सेंट्रल फोर्स के लिए जो टॉर्क होता है वो 0 होता है। इस चीज को भी आप नोट कीजिए कि केंद्रीय बल के लिए बल किसी कण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर एक डेफिनेशन आप ये भी जानते हो, जो टॉर्क होता है आपका, उसको आप डी जे बाई डी टी लिख सकते हो, जहां आपका जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इस जे को आप आर क्रॉस पी के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से क्या पता चल गया, ये 0 हो गया। ये अगर 0 है तो इससे क्या निष्कर्ष निकल गया कि जे जो है आपका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, किसी केंद्रीय बल के लिए कण का जो कोणीय संवेग होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में, जे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जे कांस्टेंट हो जाएगा तो आर क्रॉस पी भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष भी आप नोट कीजिए, ये निष्कर्ष भी नोट कीजिए। अब एक चीज और नोट करते हैं, ये सारे पॉइंट हैं सेंट्रल फोर्स के बारे में, जितने भी पॉइंट आपको पता होंगे वो सब उनकी सबकी हम क्या करेंगे, यहाँ लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो जे कांस्टेंट हो गया। फिर एक चीज ये भी होती है, जैसे मान लो यहाँ पर आराम से देखिएगा, आर तो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं आर का लिखूंगा, आर डॉट जे क्या लिखूंगा मैं, आर डॉट आर क्रॉस पी, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जे क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। अब देखिए ये क्या एक प्रकार का अधिस्त्रिक गुणनफल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। और अधिस्त्रिक गुणनफल की परिभाषा आप जानते हो कि यदि उसमें कोई भी दो वेक्टर समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये आप जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो आप आराम से फिजिकली भी इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। आप इसको करके देख सकते हो, और ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये 0 का मतलब क्या हो गया, यहां से क्या निष्कर्ष निकल गया कि आर डॉट जे इजिकल टू 0। अब देखिए आर डॉट जे इजिकल टू 0 का निष्कर्ष आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ए डॉट बी इजिकल टू 0 का क्या मतलब होता है, ए और बी परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर और जे का तल क्या है, परस्पर लंबवत है। यानी जिधर आर है और जिधर जे है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो आर मान लो किसी एक बिंदु पर है, सपोज करो कोई कण, तो उसका जो जे होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, उसके लंबवत तल में होगा, लंबवत तल में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल करके आएगा, इससे देखिए आप, इससे क्या निष्कर्ष निकल करके आएगा कि केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति सदैव एक तल में होती है। इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है। केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति सदैव एक
तल में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तल में प्लेनर मोशन होती है, प्लेनर मोशन तल में होती है। ठीक है, क्या लिखा आपने? केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति सदैव एक तल में होती है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है ना, अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज लाइज इन ए प्लेन, या इसको आप ऐसा कह सकते हो प्लेनर मोशन, एक तल में गति है, प्लेनर मोशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कैसे हो गया? आर डॉट जे इक्वल टू 0 किसके लिए आया है? ये हर एक के लिए नहीं, ये केवल किसके लिए है? सेंट्रल फील्ड या सेंट्रल फोर्स के लिए है। और आर जहां कण है, जे जहां कण गति कर रहा है, जे यानी आर क्रॉस पी, पी यानी एम वी, तो कण का वेग, तो वो दोनों क्या है? परस्पर लंबवत है। तो लंबवत होने का मतलब क्या हो गया? एक तल, तल ही हमेशा क्या होता है? जैसे मान लो ये तल है, तो कोई बिंदु है तो उसके तल क्या हो गया? लंबवत हो गया। आर के लंबवत गति कर रहा है कण, तो लंबवत क्या होगा? लंबवत एक तल ही होगा। तो इसलिए आर डॉट जे इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो जाएगा? ये केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति सदैव एक तल में होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको नोट करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स क्या होता है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, फिर हमने लिखा था सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमने कुछ डेफिनेशन की थी। कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसके लिए डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। और डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ को माइनस डेल वी अपॉन डेल आर भी लिख सकते हैं। वी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना, विभव क्षेत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से टॉर्क जो होता है, बल आघूर्ण, वो भी 0 होता है। जे को हमने कांस्टेंट देख लिया, फिर हमने आर डॉट जे इक्वल टू 0 देखा, उससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक तल में गति होती है किसी कण की केंद्रीय बल के अंतर्गत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको नोट करना है। अब जो अगला काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि मान लो कोई एक कण है जो किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील है, ठीक है ना, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील है, तो उस कण की गति के समीकरण को हम ज्ञात करेंगे। मैंने क्या कहा? कण की गति के समीकरण। और गति का समीकरण बेसिकली होता क्या है? m इंटू ए इजिकल टू एफ, ठीक है ना, ये होता है किसी कण की गति का समीकरण। तो आपके पास f क्या होगा? सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फील्ड होगा, सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल फील्ड होगा। और कण की गति के समीकरण को आप ऐसे लिखोगे m a इजिकल टू एफ, और फिर इसको आगे सॉल्व करोगे। और कण की गति का समीकरण का मतलब क्या होता है? न्यूटन की गति के जो समीकरण होते हैं उससे हम ज्ञात क्या करते हैं? कण की स्थिति, वेग, संवेग, उन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इस गति के समीकरण को सॉल्व करेंगे। किसके लिए? सेंट्रल फील्ड फोर्स या फील्ड के लिए, और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे। तो वो थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, और उसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।